हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल डूइंग गुड। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 जियोग्राफी के चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बारे में कुछ ही देर में हम लोग बात करेंगे। तो वो टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इस क्लास में आप किन किन बातों पे चर्चा करेंगे और क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो मैं पहले बता दूं। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद हम लोग एक्टिविटी 1 करेंगे। मैं अपने तरफ से भी एक एक्टिविटी को एग्जांपल के तौर पे आपके सामने रख रहा हूँ। टॉपिक्स क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं मैं ये पहले बता दूं। फिर प्रॉब्लम कॉज बाय रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि जो रिसोर्स डेवलपमेंट है उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, रिसोर्सेज के डेवलपमेंट क्या है और उससे रिसोर्सेज के डेवलपमेंट से प्रॉब्लम क्या क्या हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, किस तरीके से चीजें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में चलती हैं। फिर हम बात करेंगे रियो डी जेनेरियो समिट के बारे में। रियो डी जेनेरियो, अच्छा, रियो कौन से कंट्री का कैपिटल है, ये आप लोगों का होमवर्क है। आप लोग पता कीजिएगा कि रियो जो है कौन से कंट्री का कैपिटल है। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 में हुआ था, तो इसके बारे में बात करेंगे। एंड देन इसी रियो डी जेनेरियो से एक एजेंडा आया था, ठीक है। एजेंडा आया था, उस एजेंडा 21 के बारे में बात करेंगे। एजेंडा 21 क्या है, तो 21 सेंचुरी के बारे में बात की गई थी कि 2000 के बाद से हमारा जो कंट्री होगा या फिर हमारा जो वर्ल्ड होगा वो किस तरीके से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करेगा। ये रियो डी जेनेरियो समिट जो हुआ था वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के के ही लिए हुआ था। और रियो डी जेनेरियो किस लिए हुआ था, उसका क्या कंक्लूजन है, ये हम इस क्लास में डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। तो ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और केस बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा आज का, वो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। मैं ये इसको क्लियर कर दूं, एक बार मैं बोर्ड को क्लियर कर दूं और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा इस साइड से आ जाता हूँ। हाँ, मस्त है, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, सबसे पहले ये रहा हमारा टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले समझते हैं कि रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है। क्या समझते हैं हम लोग, रिसोर्स डेवलपमेंट। रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है, कोई कुछ बोलिएगा आप लोग कि रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है। तो मैं बताता हूं, जब किसी रिसोर्स को आइडेंटिफाई करके उसका प्रॉपर प्लानिंग करके, आइडेंटिफाई करना, प्रॉपर प्लानिंग करना, प्रॉपर प्लानिंग करके प्रॉपर प्लानिंग करके उसके साथ उपयोग किया जाता है। मतलब सिंपल, किसी भी रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना, प्रॉपर प्लानिंग के साथ उपयोग किया जाता है और उसे सोसाइटी के नीड्स को पूरा करने के लिए डेवलप किया जाता है। इसे रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। फिर से समझिएगा, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना, किसी भी थिंग को आइडेंटिफाई करना और उसका एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ यूटिलाइजेशन करना, यूज करना प्रॉपर प्लानिंग के साथ, ताकि सोसाइटी का जो नीड है, जो सोसाइटी का नीड है, सोसाइटी का जो नीड है वो फुलफिल हो जाए। उस चीज को हम लोग कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग। उसको क्या कहते हैं हम लोग, रिसोर्स प्लानिंग। उसको हम लोग कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हुए, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में कोल माइंस का निकालना, कोल माइन से कोल निकालना, यानी कि कोल माइन से निकलता है ना, कोल को आइडेंटिफाई किया हमने, फिर इसका प्रॉपर प्लानिंग किया कि कैसे कोल को माइन से निकालेंगे और उस कोल का हम लोग सोसाइटी के लिए यूज कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। पेट्रोलियम को रिफाइन करना, पेट्रोलियम जो है इसको रिफाइन कर रहे हैं हम लोग। पेट्रोलियम को क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग ड्रिल करके निकाल रहे हैं, यानी कि पेट्रोलियम को तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये रिसोर्सेज है। फिर इसकी प्लानिंग हो रही है कि ये रिसोर्सेज का क्या क्या यूटिलाइजेशन हो सकता है और फिर हम उसको यूज करें सोसाइटी के लिए। लैंड को एग्रीकल्चर के लिए यूज करना, यानी लैंड का यूज करना एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। सोलर एनर्जी का प्लांट्स लगाना, सोलर एनर्जी का,
ये सब रिसोर्स डेवलपमेंट के एग्जांपल्स हैं। ये सारी चीजें क्या है? रिसोर्स डेवलपमेंट के एग्जांपल है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना और उसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ यूटिलाइज करना, ताकि सोसाइटी में उसका प्रॉपरली चीजें अच्छे से आगे बढ़े, उसको हम लोग कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग? रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या रिसोर्स डेवलपमेंट हमेशा अच्छा होता है? वेरी गुड क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता है। क्या जो रिसोर्स का डेवलपमेंट है वो हमेशा ही अच्छा होता है? बोलिए, क्वेश्चन है। क्या रिसोर्स प्लान डेवलपमेंट, रिसोर्स का जो डेवलपमेंट है वो हमेशा अच्छा होता है? लाइक यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स क्या हमेशा अच्छा ही होता है? क्या ये जो रिसोर्स का डेवलपमेंट है वो हमेशा अच्छा होता है? द आंसर इज, देखते हैं कि कैसा होता है। ओके, समझते हैं। तो पहले लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा रिसोर्स का यूज करेंगे उतनी ज्यादा डेवलपमेंट होगी। जितना ज्यादा रिसोर्सेज का यूज करेंगे उतना ज्यादा डेवलपमेंट होगा, जितना ज्यादा रिसोर्सेज का यूज करेंगे उतना ज्यादा डेवलपमेंट होगा। लोगों को ऐसा लगता था। लेकिन बात तो सही है कि जितना रिसोर्सेज होगा, जितना मेरे पास पैसे होंगे, उतना मैं खरीद सकता हूँ चीजों को, उतना मैं अपने आप को अमीर बना सकता हूँ, उतना मैं अपने आप को लग्जरी फील करा सकता हूँ या लग्जरी लाइफ को जी सकता हूँ। मान लो मेरे पास मर्सिडीज कार खरीदने के लिए पैसे होंगे तो मैं मर्सिडीज खरीद के चल सकता हूँ। मेरे पास स्कूटी खरीदने के पैसे होंगे तो मैं स्कूटी खरीद सकता हूँ। तो जितना रिसोर्सेज होगा उतना डेवलपमेंट होगी, ये तो बात सही है। लेकिन 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 रिसोर्सेज के धीरे धीरे पता चला, मतलब इस चीज को हमें धीरे धीरे पता चला कि रिसोर्सेज का अनकंट्रोल यूज कई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यानी कि जो रिसोर्सेज है इसका अनकंट्रोल्ड यूज, कैसा यूज? अनकंट्रोल्ड यूज। अनकंट्रोल्ड यूज क्या करता है? कई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कितनी वेरी प्रॉब्लम, वेरियस प्रॉब्लम, वेरियस प्रॉब्लम को क्या करता है? वेरियस प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। अब प्रॉब्लम कैसे कैसे हो सकते हैं, तो अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में। अब हमने देखा, फिर से मैं एक बार रिकैप कराता हूँ कि रिसोर्सेज डेवलपमेंट धीरे धीरे तो नहीं होता है। ये बातें हमने पढ़ लिया कि रिसोर्सेज डेवलपमेंट एक दिन में नहीं होता है। सेकंड थिंग, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट से जितना ज्यादा हम रिसोर्सेज का यूज करेंगे उतना ही ज्यादा डेवलपमेंट होगी। ये बात भी कहीं ना कहीं सही है, बट उसके साथ साथ जितना ज्यादा हम रिसोर्सेज का यूज करेंगे उतना ही ज्यादा अनकंट्रोल यूज के प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगे। और वो प्रॉब्लम क्या होगा? सबसे पहला प्रॉब्लम होगा रिसोर्स डिप्लीशन। क्या होगा? रिसोर्स का डिप्लीशन। रिसोर्स का डिप्लीशन यहां पे है, देख सकते हो आप कि रिसोर्स का डिप्लीशन हो रहा है। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स क्या है? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स क्या है? डिप्लीशन का मतलब होता है रिसोर्सेज का धीरे धीरे खत्म होना। सिंपल, रिसोर्सेज का क्या होना? धीरे धीरे खत्म होना। यानी कि रिसोर्स क्या हो रहा है? ओवर हो रहा है, रिसोर्स खत्म हो रहा है भाई साहब। तो रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब रिसोर्स का खत्म होना, रिसोर्स का खत्म होना, ओवर, गेटिंग एग्जॉस्टेड, रिसोर्स अब नहीं बचा। एग्जाम्पल के तौर पे कोयला, कोयला को अगर कोल को अगर आप यूज करते रहोगे तो क्या कोल एक्सटेंड करेगा लाइफ लॉन्ग? नहीं। इसके स्टॉक्स हैं भाई, स्टॉक है, लिमिटेड है, लिमिटेड है। ठीक है, ये लिमिटेड है। तो जब ये लिमिटेड है तो खत्म होगा ही। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या गल्फ की कंट्रीज की सारी पेट्रोलियम एक दिन रहेगी? नहीं। नेचुरल गैस, क्या रसिया का नेचुरल गैस सारा रहेगा एक दिन? आंसर इज नहीं भाई साहब, धीरे 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 खत्म हो जाएगा। या क्योंकि ये जो रिसोर्सेज है ये नॉन रिन्यूएबल है। कैसा रिसोर्सेज है? ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, और अगर हम इनका एक्सेसिव यूज करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए ये बचेंगे ही नहीं। यानी कि आप जितना एक्सेसिव यूज करोगे, एक्सेसिव यूज करोगे, ये फ्यूचर इस फ्यूचर के लिए बचेंगे ही नहीं। यानी कि जितना ज्यादा आप इसका डिप्लीशन करोगे, मतलब कि जितना ज्यादा आप इसको तेजी से यूज करोगे उतना जल्दी खत्म होगा, जितना आप इसको धीरे यूज करोगे उतना ये लेट से खत्म होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके से, डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके से आपका रिसोर्सेज है और रिसोर्सेज को कैसे क्या कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं, उसमें एक पहला प्रॉब्लम है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। दूसरा क्या प्रॉब्लम है? दूसरा प्रॉब्लम है आपका, दूसरा है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। देखो, जैसे फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री से निकलने वाले स्मोक और वेस्ट इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। सबको पता है कि जो फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, जो फैक्ट्रीज है,
जो फैक्ट्रीज है, यहां से क्या निकल रहा है? यहां से निकल रहा है आपके स्मोक, यहां से निकल रहा है आपके स्मोक, वेस्ट, वेस्ट पार्टिकल्स निकल रहे हैं बहुत सारा, वेस्ट वाटर निकल रहा है, वेस्ट वाटर निकल रहा है, वेस्ट वाटर निकल रहा है। तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली कहाँ जा रही हैं? ये सारी चीजें अल्टीमेटली कहाँ जा रही हैं? जो स्मोक निकल रहा है वो एयर में जा रहा है, जो वेस्ट वाटर निकल रहा है वो रिवर्स में जा रहा है, जो वेस्ट पार्टिकल्स निकल रहा है उसको डंपिंग ग्राउंड में डंप कर दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इनसे क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं? इनसे प्रॉब्लम क्रिएट हो क्या रहे हैं? इनसे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, और लैंड पोल्यूशन हो रहा है, या फिर कहा जाए तो हमारा सोयल पोल्यूशन हो रहा है। क्लियर है? यानी कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी कॉज करता है क्या? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज से इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स भी बढ़ते हैं या फिर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हैं। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। चलिए तीसरा नंबर समझते हैं, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। तीसरा क्या है? ग्लोबल इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल क्राइसिस। ये क्या है भाई साहब? ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस का क्या मतलब है? ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस का मतलब है नेचर का बैलेंस बिगड़ जाना। नेचर का बैलेंस मतलब वो तर्जवी पे है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नेचर का बैलेंस बिगड़ जाना कहने का तात्पर्य यह है कि नेचर में अब चीजों को जैसे क्लाइमेटिक चेंज में, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिफोरेस्टेशन। अभी हम लोग कह रहे हैं ना कि मतलब बहुत ज्यादा ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है, या फिर ग्लोबल ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? इन्हीं रिसोर्सेज के यूज करने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लाइमेट में चेंज आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब हमारे पूरे अर्थ का टेम्परेचर में राइज होना, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। तो ये ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस है, जिसमें आपको देखने को मिलता है क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। गर्मी में गर्मी बहुत ज्यादा, ठंडी में ठंडी का नहीं पड़ना, ग्लोबल वार्मिंग होना, ग्लोबल वार्मिंग होना। उसके बाद लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी का लॉस, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हाँ, मैं एक बात बता दूं कि आप अपने पेन पेपर पे इसको लिखते रहिएगा, पेन से कॉपी पेपर पे कुछ कहीं पर जहां पे आप बना रहे हो अपना नोट्स वगैरह, वहां पे लिखते रहना। ठीक है? फिर ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन तो भाई साहब ऐसा है कि बिना डिफोरेस्टेशन का हम लोग डेवलपमेंट कर ही नहीं पा रहे हैं। मतलब हम लोग इतने अच्छे हैं कि हमारे लिए डेवलपमेंट का मतलब है डिफोरेस्टेशन करना। बिना डिफोरेस्टेशन का हम डेवलपमेंट कर ही नहीं पा रहे। तो डेवलपमेंट के लिए डिफोरेस्टेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, पेड़ की कटाई करना। क्यों पेड़ की कटाई? क्योंकि लैंड चाहिए, लैंड फॉरेस्ट की तरफ ही मिल रहा है हमें। तो फॉरेस्ट से हमें लैंड चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं? पेड़ों को काट दे रहे हैं। अच्छा, लैंड के लिए जो फॉरेस्ट कट रहा है, लैंड के लिए जो फॉरेस्ट कट रहा है, वहां पे हम नया फॉरेस्ट नहीं लगा रहे हैं, कहीं और पे हम नया पेड़ पौधों को नहीं लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसानों में से एक आते हैं, इसी वजह से नहीं लगा रहे हैं। खैर, समझते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, चौथा है इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। चौथा पॉइंट क्या है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ये क्या होता है? देखो, मैं 10 रुपए कमा रहा हूं और आप 500 रुपए कमा रहे हो, इसका मतलब कि मेरे और आपके बीच में आर्थिक क्या है? असमानताएं हैं। आर्थिक मतलब कि इकोनॉमिक असमानता है, इनइक्वालिटीज है। मैं कम कमा रहा हूं, मैं 10 रुपए कमा रहा हूं, आप 500 रुपए कमा रहे हो, तो मेरे परचेजिंग पावर में और आपके परचेजिंग पावर में डिफरेंस होगा। आप ज्यादा खरीद पाओगे और मैं कम खरीद पाऊंगा, जिसको हम लोग कहेंगे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अच्छा, मान लो मैं $10 कमाता और आप 500 रुपए कमाता, तो मैं ज्यादा खरीद पाता। क्यों? क्योंकि इसको मैं डॉलर में कन्वर्ट, रुपए में कन्वर्ट करता, तो ये हो जाता 1000 रुपए अप्रॉक्स। ठीक है? 1000 रुपए सर, आप तो हमारे कंट्री की करेंसी को और ज्यादा डिवेल्युएट कर रहे हैं। ओके, मान लेते हैं 90, चलो ठीक है, 900 रुपए हो जाते हैं। खैर, कई बार रिसोर्सेज का फायदा सिर्फ कुछ लोगों को मिलता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। रिसोर्सेज का फायदा कुछ ही लोगों को मिलता है। पेड़ कटने से हमें क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होगा। डैम लगने से हमें फायदा होगा, क्योंकि डैम से हमें बिजली मिलेगी, बिजली सस्ती हो जाएगी, लेकिन सस्ती नहीं होगी, सरकार को तो चाहिए पैसे। खैर, हम उस बहस में नहीं पड़ेंगे। हम ये बताना चाहते हैं कि कई बार रिसोर्सेज का फायदा सिर्फ कुछ लोगों को ही मिलता है, जबकि बाकी लोग रिसोर्सेज से वंचित रह जाते हैं, जिसे इसे रिच और पुअर के बीच में गैप बढ़ जाता है। क्या हो जाता है इससे? रिच और पुअर, रिच
और रीच होते जा रहा है पुअर। ये मैं नहीं कहूंगा कि पुअर और पुअर होते जा रहा है, कंपैरेटिवली रीच इतना ज्यादा रीच हो जा रहा है कि पुअर के जो कंडीशन सुधर रही है ये पता ही नहीं चल रहा है, नेग्लेजिबल हो जा रहा है। यानी पुअर की जो कंडीशन में सुधार आ रहा है, ये रीच इतना ज्यादा रीच हो जा रहा है कि इसमें कोई चेंज हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। चलो एक एग्जांपल, मान लो आपके सामने दो पेड़ है, ठीक है, पहले दोनों सेम था, एक पेड़ अचानक से इतना बड़ा हो गया और ये थोड़ा सा बढ़ा, ठीक है, फिर ये और ज्यादा बढ़ गया, लेकिन ये थोड़ा सा ही बढ़ा। तो एक बात बताओ, जब दूर से देखोगे तो तुमको कौन बड़ा हुआ दिखाई देगा? जाहिर सी बात है पेड़ नंबर ए। बी में बदलाव हो रहा है, थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन बी नेग्लिजिबल बढ़ रहा है ना इसके कंपेरेटिवली, इसलिए रीच बहुत जल्दी ज्यादा रीच हो जा रहा है। लेकिन जो पहले पुअर फैमिलीज है वो थोड़ा सा धीरे, उनका सुधार जो है धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है, उनके खर्चे इतने ज्यादा आ जा रहे हैं कि ये इसके चेंजेस हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। ला 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 ला। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं। मैं एक बार फिर से रिकैप करा दूं कि हमने क्या पढ़ा अभी। हमने पढ़ा कि रिसोर्सेज के डेवलपमेंट की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। पहला प्रॉब्लम रिसोर्सेज का डिप्लीशन होना, दूसरा प्रॉब्लम इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होना, तीसरा प्रॉब्लम इकोलॉजिकल क्राइसिस होना, और चौथा प्रॉब्लम इनइक्वालिटी। इन इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी किस चीज का इनइक्वालिटी? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है। अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे एनसीईआरटी के एक्टिविटी वन के बारे में, जिसमें एनसीईआरटी के एक्टिविटी वन को पढ़ने से पहले मैं बताऊं कुछ बातें। मैं एक आपके सामने पॉइंट रखता हूं, आप मुझे बताइएगा। सबसे पहले आप अपने घर या स्कूल के आसपास देखिए, ठीक है, और सोचिए। पहले आप अपने घर स्कूल के आसपास देखिए और सोचिए, और सोचकर खुद में अपने दिमाग में आंसर रखिएगा। पहला पहला ये सोचना है आपको कि पानी का कितना उपयोग हो रहा है, वाटर, यूजेज ऑफ वाटर, किस तरीके से लोग वाटर का यूज कर रहे हैं। दूसरा आपको यह सोचना है कि बिजली की कितनी यूज हो रही है, बिजली बिजली की कितनी यूज हो रही है, ठीक है। तीसरा आपको सोचना है प्लास्टिक का यूज कितना हो रहा है। तीसरा यूज क्या देखना है, प्लास्टिक का कितना यूज हो रहा है, और क्या लोग रिसोर्सेज को वेस्ट करते हैं, लोग रिसोर्सेज को। चौथा ये सोचना है कि क्या लोग रिसोर्सेज को वेस्ट करते हैं, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। फिर आपको क्या पता चलेगा, जब आप वाटर के बारे में देखोगे तो आप देखोगे कि अच्छा, अभी के टाइम में जो जो हर घर जल का जो स्कीम आया है, जिसमें जो गवर्नमेंट नल है, जो गवर्नमेंट वाटर टैप्स है, वो ओपन ही रह जा रहे हैं, उसमें कोई कंट्रोल ही नहीं है। यानी कि बहुत सारे जो नल है वो खुले छोड़ दिए जा रहे हैं, जो वाटर वेस्ट कर रहा है, रिसोर्सेज का वेस्ट। बहुत सारे घरों में या फिर स्कूलों में जहां पे यूज नहीं है लाइट का, फैन का, वहां पे भी वो चलते छूट जा रहे हैं, कोई बैठा नहीं है फिर भी पंखा चल रहा है। मैं अपने नानी घर जाता था तो नानी मना कर देती थी, अगर मैं रूम से निकला और पंखा ऑन गलती से भी रहता था तो फिर समझ जाओ कि मेरी तो हालत खराब। लेकिन बहुत सारे स्कूल में, ऑफिस में जहां जरूरत भी नहीं है वहां पे भी फिजूल की एसी और पंखे चल रहे हैं। प्लास्टिक का एक्सेसिव यूज होता है, प्लास्टिक का बहुत यूज कर रहे हैं हम लोग, बहुत ही ज्यादा। प्रॉपर वेस्ट ट्रीटमेंट नहीं है। हम प्रॉपर वेस्ट किया जाता है, जो प्रॉपर का पेपर का वेस्ट किया जाता है, पेपर वेस्ट, ठीक है, पेपर का वेस्ट बहुत ज्यादा होता है। बहुत सारे स्कूलों में बहुत ज्यादा पेपर का वेस्ट होता है, फिजूल का पेपर का वेस्ट होता है, बहुत ही ज्यादा ही पेपर का वेस्ट होता है। अच्छा, ये जो डेली न्यूज़पेपर आ रही है, क्या आपको लगता है कि ये जो न्यूज़पेपर है इससे पेपर का वेस्ट नहीं हो रहा है? अब मैं कुछ भी बोलूंगा वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बस मैं इतना बता दूं कि न्यूज़पेपर की अब धीरे धीरे डिमांड कम हो रही है, क्योंकि ऑनलाइन सोशल मीडिया जो डिजिटल मीडिया है उसके डिमांड के बढ़ने से। तो क्या हम उस न्यूज़पेपर को डिजिटल फॉर्म में ही नहीं रखें? खैर, ये सोचने वाली बात है। तो अब इस एक्टिविटी के कंक्लूजन पे आते हैं। रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, सिंपल, यानी कि हमें उसका रिस्पॉन्सिबल यूज करना चाहिए। रिसोर्सेज क्या नहीं है, रिसोर्सेज जो है अनलिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है सही बात है। यानी कि रिसोर्सेज का हमें रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करना चाहिए, ये भी सही बात है। यानी कि अब हम इस एक्टिविटी को पढ़ने के लायक हो गए। अब हम समझते हैं, दिमाग में वो मेरी बातें याद रखिएगा, सिंपल। अब एक एक पॉइंट करके मैं आपको समझाता हूं। पहले इमेजिन करो कि ऑयल की सप्लाई अचानक से एग्जॉस्ट हो गई। पेन का कलर चेंज कर देता हूं, तो ये रहा मेरा पर्पल पेन का कलर। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग यहां से, ठीक है।
इमेजिन करो कि ऑयल का सप्लाई एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ऑयल का सप्लाई एक दिन खत्म हो गया। आपकी जीवन कैसी रहेगी, जस्ट इमेजिन करना, ठीक है। Okay, now come to the plan two. Plan a survey in your school, college. Investigate the people attitude towards recycling of domestic agricultural waste. और उनसे कुछ क्वेश्चन पूछो, जैसे कि what they think about the resources they use, what is the what is their opinion about the waste and its utilization, waste का और waste के utilization से क्या उनका ओपिनियन है, और रिजल्ट को एक साथ रखना। फिर आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, आप क्या देख पाओगे कि जो 45%, अब जैसे मान लो व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट रिसोर्स वी यूज, तो 45% जो सोचते हैं कि उन्हें केयरफुल यूज करना चाहिए, 35% सोचते हैं कि बिना सोचे समझे यूज करते हैं, जैसे पानी का बहाने बिना सोचे समझे बहा रहे हैं, कोई बात नहीं, और 20% लोग नॉट श्योर है कि उनको लगता नहीं है कि रिसोर्सेज जो है उनके लिए रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट है, तो रिसोर्सेज का केयरफुल यूज करना या फिर प्रॉपर यूज करना उनके लिए मैटर नहीं रखता है। यूटिलाइजेशन, वेस्ट यूटिलाइजेशन में 50% लोग समझते हैं कि रिसाइकल होना चाहिए, 30% लोग समझते हैं कि हाँ होना चाहिए, नहीं भी होना चाहिए, और 20% लोग हैं जो सोचते हैं कि छोड़ो ये सब फालतू बातें है, तुम सब पढ़ाई लिखाई करो, ऐश करो। खैर, व्हाट कैन बी डन विथ वेस्ट। अब कुछ लोगों से पूछा गया तो 60% लोग बोले कि मतलब एक सेकंड, हाँ, ये जो वेस्ट मटेरियल एग्रीकल्चरल वेस्ट है उसका क्या होता है, तो 60% लोग कंपोजिट करते हैं यानी कि खाद बनाते हैं, 20% लोग बायोगैस के लिए सजेस्ट करते हैं, और 30% लोग उसको रीयूज करने के लिए सजेस्ट करते हैं, और 5% लोग वही मेरे और आपके जैसे है, कुछ भी हो क्या दिक्कत है, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारे लिए तो है ना बस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वेस्ट मटेरियल को कंपोजिट भी करना चाहिए, बायोगैस अगर बन जाए तो उसको भी बनाना चाहिए, रीयूज हो जाए तो हो जाना चाहिए, 5% के कैटेगरी में नहीं आना चाहिए। खैर, An equitable an equitable distribution of resources has become essential for the sustained quality of life and global balance। ये भी हमने देख लिया था कि जो रिसोर्सेज इनइक्वालिटी है, रिसोर्सेज जो इनइक्वालिटी है वो नहीं होना चाहिए, रिसोर्सेज इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए। एंड द सेकेंड इट, हमारा प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, जैसे कि रिसोर्सेज डिप्लीशन कर रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, तो ये किसके वजह से है, रिसोर्सेज के डेवलपमेंट की वजह से, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ओके, हमें चाहिए कैसा, हम क्या सोचना चाहते हैं, हम चाहते कैसा है ऐसा, अगर हम रिसोर्स प्लानिंग करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ जाएंगे तो हमारी वर्ल्ड ऐसी दिखाई देगी, नहीं तो भाई साहब ऐसा तो दिखाई देता ही है, और दे भी रहा है, ऐसा तो दिखाई देता ही है और दे भी रहा है। तो इस कंटेस्ट में यहां तक पहुंचने के लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना होगा, हमें समझना होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट, सोसाइटी और इकोनॉमी, ये तीनों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ना होगा ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमारा टॉपिक है अभी का टॉपिक कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट इज द नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सवाल उठता है, अगर रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो सॉल्यूशन क्या है। क्लियर, अगर रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है तो, रिसोर्स डेवलपमेंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो सॉल्यूशन क्या है, बिल्कुल सॉल्यूशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सॉल्यूशन क्या है, सस्टेनेबल। देखो ये ऑटो राइटिंग सुधार वाला जो व्यवस्था है ना मेरे टाइप का, इससे मैं बहुत ज्यादा संतुष्ट हूं। बहुत ज्यादा ही संतुष्ट हो जा रहा हूं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये टर्म एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि पूछो मत। मैं इससे आपको बता दूं कि आपको एनसीईआरटी अलग से प्रोजेक्ट वर्क देती है, एनसीईआरटी सॉरी, सीबीएसई आपको अलग से प्रोजेक्ट वर्क देता है, किस टॉपिक पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही फ्यूचर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द फ्यूचर फॉर व्हाट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज फ्यूचर फॉर आवर सर्वाइवल, फॉर आवर सर्वाइव। मतलब सिंपली कहा जाए तो यही भविष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बिना कुछ नहीं बन चलने वाला भाई साहब, समझते हैं।
सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन यहाँ पे है ही। खैर ये वाला डेफिनेशन याद कर लेना, आप लोग देख लेना एक बार, मैं बताता हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। भाई साहब फिर से सुनो, प्रेजेंट जनरेशन, एबिलिटी, फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन। फिर से ध्यान से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट दैट मीट प्रेजेंट नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। मीट क्या करता है? नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ, यानी कि जो फ्यूचर जनरेशन है उनके नीड को उनके नीड को उनके नीड को फुलफिल करने की एबिलिटी जो होगी, उनके नीड को फुलफिल करने की जो एबिलिटी होगी, उसको बिना कॉम्प्रोमाइज करे, कॉम्प्रोमाइजिंग विदाउट कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, यानी कि फिर से समझना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट compromising without compromising the ability without compromising the ability of future generation without compromising the ability of future generation to fulfill their own need, to meet their या to fulfill their own needs। तो फ्यूचर जनरेशन के नीड को कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए हम अपनी प्रेजेंट नीड को पूरी कर लें, उसी को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, चलो इस डेफिनेशन को समझते हैं। समझते हैं, इसको मैं इरेज कर दूं। ला 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 ला। चलिए तो सुनिए, समझते हैं। प्रेजेंट जनरेशन, जो हम आज अर्थ पर रह रहे हैं, भाई साहब प्रेजेंट जनरेशन कौन है? ये पेन तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसको हम यूज नहीं करेंगे, इसको यूज करेंगे। चलो यूज करते हैं। हाँ, प्रेजेंट जनरेशन कौन है? तो प्रेजेंट जनरेशन मीन्स जो आज अर्थ पर रह रहे हैं, और हमें रिसोर्सेज की क्या क्या जरूरत है? प्रेजेंट जनरेशन को रिसोर्स क्या चाहिए? प्रेजेंट जनरेशन को फूड चाहिए, वाटर चाहिए, एनर्जी चाहिए ना? फूड चाहिए, वाटर चाहिए, एनर्जी चाहिए और शेल्टर चाहिए। ये चार चीज तो मेनली चाहिए, फूड, वाटर, एनर्जी और शेल्टर। फ्यूचर जनरेशन, ये प्रेजेंट की बात कर रहे थे हम लोग, अब बात करते हैं हम लोग फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर जनरेशन, जो लोग फ्यूचर में अर्थ पर रहेंगे, फ्यूचर में कौन रहेंगे? आपके बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे भी बच्चे आएंगे। तो मेरे बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे और उनके बच्चे, मतलब जो फ्यूचर में आने वाले हैं, उन्हें भी रिसोर्सेज की जरूरत होगी। मेनली इन रिसोर्सेज की तो उनको भी जरूरत होगी। अब आप कहोगे सर मेरे दादाजी तो घर बनवा दिए हैं, मेरे पापा रह लिए, मैं भी रह लूंगा, मेरे दो आने वाले जनरेशन भी रह लेंगे, मैं तो मस्त हूँ, मेरे को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको भी करनी होगी, नहीं तो फिर आपके दो जनरेशन के बाद वाले बच्चों को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ओके, मेन आइडिया समझते हैं। मेन आइडिया क्या है? मेन आइडिया यह है कि हमें रिसोर्सेज का यूज तो करना है, लेकिन इतना नहीं कि फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। सिंपल मेन आइडिया यह है कि हमें रिसोर्सेज का यूज करना है, लेकिन इतना नहीं कि फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। अगर हम एक फॉरेस्ट के, अच्छा एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर हम एक फॉरेस्ट के सारे ट्रीज को काट दें, जैसे मान लो ये फॉरेस्ट है और इसके सारे ट्रीज को हमने काट दिया, तो हमें आज प्रॉफिट मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा भाई, लाखों में पेड़ बेचेंगे, लेकिन फ्यूचर जनरेशन को फॉरेस्ट नहीं मिलेगा। क्या आने वाले जनरेशन को फॉरेस्ट मिलेगा? क्यों फॉरेस्ट आपके 25 साल में तैयार हुए हैं, फॉरेस्ट को तो वर्षों लग गया फिर तैयार होने में। कहोगे कि सर 5-10 साल में तो पेड़ बड़े बड़े हो जाते हैं, 25 साल तो बहुत ज्यादा होता है। ओके, नो डाउट, बट फॉरेस्ट नहीं ना बनता है कम समय में, तो फॉरेस्ट बनने के लिए तो समय चाहिए। लेकिन आप पेड़ पौधों को, फॉरेस्ट को ही उजाड़ दिए, तो वहां पे लाइफ स्टाइल, तो यहाँ पे लाइफ नहीं बचेगा। ओके, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, यानी कि जब आप फॉरेस्ट को खत्म कर दिए, कुछ बचा ही नहीं, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है।
एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं, यानी कि एक अलग एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे कि अगर हम ट्रीज कट करने के साथ साथ नए ट्रीज भी लगाएं, हम इधर से पेड़ काट रहे हैं, बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, बट ठीक है, जरूरत है तो काट रहे हैं। अगर हम यहां से पेड़ को काट रहे हैं, ठीक है, पेड़ को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, ट्रीज को यहां से काट रहे हैं, लेकिन 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 साथ में ट्रीज को लगा भी रहे हैं, तो फॉरेस्ट भी बना रहेगा और रिसोर्सेज भी मिलते रहेंगे, होंगे ना। पेड़ कट रहा है आगे से, यहां से पेड़ कट रहा है और यहां से पेड़ लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं, तो फॉरेस्ट भी कट बच गया, हमें रिसोर्सेज भी मिल गया और फॉरेस्ट भी बच गया। तो इस तरीके के डेवलपमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब बात करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें क्यों चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो, अच्छा इस टॉपिक पे, इस स्लाइड पे आएंगे, अभी हम लोग देख लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल क्या है। जैसे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या करता है, रिसोर्स को बचाता है, और रिसोर्स को बचाने को क्या कहते हैं हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। मैं बहुत गंदा गाता हूं तो नहीं गाऊंगा। कंट्रोल्ड यूज क्या होता है, कंट्रोल्ड यूज। उसके बाद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट को इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इंटीग्रेशनल इक्विटी, यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन दोनों के लिए दोनों के राइट्स का ध्यान देता है, यानी कि आज तो है ही, कल भी रहेगा, यानी कि इंटरजनरेशनल इक्विटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि पाथ टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम कैसे अचीव कर पाएंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए कुछ नहीं करना है, कंजर्व करना है रिसोर्सेज को, यूज नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली एंड रिस्पॉन्सिबली, फिर रिसोर्सेज का यूज रिसाइकल, रीयूज रिसाइकल और रिड्यूस, ये आपको ध्यान देना होगा, मिनिमम वेस्ट हो। क्लीन टेक्नोलॉजी का यूज करो, जैसे इको फ्रेंडली एनर्जी, ताकि आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जैसे सोलर एनर्जी का यूज करना, इलेक्ट्रिक कार का यूज करना। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी कि इन्वॉल्व पीपल डिसीजन मेकिंग में, बहुत सारे लोगों का डिसीजन लेना, ताकि वो एक प्रॉफिटेबल डिसीजन लेंगे। मान लो मुझे अकेले डिसीजन लेना होगा, तो मैं थोड़ी चाहूंगा कि पेड़ पौधे बचे, मैं तो चाहूंगा कि मेरा पॉकेट भर जाए, तो इसलिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और एक बार सही फ्यूचर के बारे में सोच लो, प्लान टुडे फॉर बेटर एंड सिक्योर टुमारो। ये नहीं कि आज खाने को मिल गया ना, कल क्या खाएंगे उसके बारे में सोचना है, कल सोचा जाएगा, नहीं। आज सोचो, आज के बारे में भी, आज सोचो कल के बारे में भी, और आने वाले 2-4 कल के बारे में और। तो इस तरीके से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर पाएंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर फ्यूचर जनरेशन। ये याद रखना, ये लाइन बहुत ही अच्छा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर प्लानेट फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो यू शुड हैव टू लर्न। बेनिफिट्स क्या क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये भी एक बार देख लिया जाए। हेल्दी इन्वायरमेंट देता है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल हार्मोनी एंड पीस, और सिक्योर करता है हमारे आने वाले चिल्ड्रन के फ्यूचर को। ठीक है, सो लेट्स वर्क टुगेदर फॉर सस्टेनेबल टुडे एंड बेटर टुमारो। ये लाइन याद रखना, और इस पे आपको काम भी करना है। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखते हुए हमने देखा कि हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखते हुए 1992 में हमारे जो अलग अलग कंट्रीज के लीडर्स थे वो एक साथ आए। अब ये रियो डी जेनेरियो, जो कि रियो जो है ब्राजील का आपका कैपिटल है, ब्राजील में, यहाँ पे 1992 को 100 हेड्स ऑफ स्टेट मिलते हैं और पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट होता है। ये मतलब मैं समझा रहा हूँ, समझना क्यों होता है ये अर्थ समिट, ताकि हम बात करें कि हमारा जो रिसोर्सेज का यूज है वो किस तरीके से होगा, रिसोर्सेज प्लानिंग के बेसिस पे बारे में। सन अब मैं बता रहा हूँ कि समिट वाज कन्वर्ट फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स। कैसे प्रॉब्लम्स भाई, देखो रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट में क्या होता है, ये समिट 1900 ब्राजील में के सिटी रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ब्राजील के सिटी कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ओके, पेन चेंज कर लो।
ब्राजील के सिटी रियो, रियो में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले देखा जाए कौन कौन शामिल हुआ था, तो 100 से ज्यादा, 100 स्टेट्स, 100 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, या हो सकता है उनसे ज्यादा, और थाउजेंड्स ऑफ इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड लेवल पे जो थाउजेंड्स ऑफ इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनने पार्टिसिपेट किया था इसमें। सबमिट का ऑब्जेक्टिव क्या था, मैं अब डायरेक्टली चीजों पे बात करता हूँ कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इन्वायरमेंट को बचाना है भाई साहब। ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव था सेव इन्वायरमेंट, सेव इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करो भाई। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, एसडी को प्रमोट करना, ठीक है, प्रमोट करना, प्रमोट एसडी। और नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर मैनेजमेंट करना, रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स रिसोर्स प्लानिंग। मैं बोला ना समटाइम्स मेरे को अच्छा लगता है इसका राइटिंग सुधार। रिसोर्सेज का प्लानिंग करना, ठीक है, यानी नेचर का रिसोर्सेज का प्रॉपर मैनेजमेंट करना। इंपॉर्टेंस क्या क्या निकला, ये पहली बार था, यानी कि इंपॉर्टेंट क्या है, रियो डी जेनेरियो क्यों इनको याद रखना है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जहां पे 100 से ज्यादा कंट्रीज और 1000 से ज्यादा इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट मिले थे। ये पहली बार था जब दुनिया के कंट्रीज के एक साथ इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के इश्यूज पर डिस्कस करने के लिए बात किया गया था। और इसी से इसी समिट से एक इंपॉर्टेंट आउटकम भी निकला था। इसी समिट से क्या निकला था, एक इंपॉर्टेंट आउटकम निकला था। वो इंपॉर्टेंट आउटकम क्या था, वो इंपॉर्टेंट आउटकम क्या था उस पर बात कर लेते हैं। वो इंपॉर्टेंट आउटकम था एजेंडा 21। एजेंडा एजेंडा 21। ये एजेंडा 21 क्या है, जो कि नीचे है यहां दिख रहा है। एजेंडा 21 क्या है, एजेंडा 21 एक एक्शन प्लान था। क्या था, ये बेसिकली एक एक्शन प्लान था। एक्शन प्लान, कैसा एक्शन प्लान था, ये एक्शन प्लान सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने का प्लान था। क्या करने को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने का प्लान था। यहां पे हम लोग एक एक्शन प्लान बनाए जिसके हेल्प से हम क्या करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करेंगे। वाई 21 या 21 का मीनिंग क्या था, ठीक है, ये 21 क्या मीनिंग क्या है, ये 21 21st सेंचुरी के बारे में बात की गई थी। अच्छा 1992 क्या था, 8 साल बाद 2000 स्टार्ट होने वाला था ना, तो 2000 मतलब नया सेंचुरी चेंज होने वाला है। तो ये 21st सेंचुरी की एक टारगेट प्लान लेकर चला गया था कि 21st यानी 21वीं सदी के लिए डेवलपमेंट प्लान क्या होगा हमारा। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या था एजेंडा 21 का, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। अभी मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको ऊपर ऊपर से बातें बता दूं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, यानी कि पहला ऑब्जेक्टिव था एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। दूसरा ऑब्जेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्व करना, जाहिर सी बात है। दूसरा क्या था, पोवर्टी रिडक्शन, दूसरा गरीबी कम करना, पोवर्टी रिडक्शन, दूसरा था पोवर्टी रिडक्शन। तीसरा क्या था, सस्टेनेबल रिसोर्स यूज करना, यानी रिसोर्स को कैसा यूज करना, सस्टेनेबल तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से रिसोर्स का यूज करना। और चौथा क्या था, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा तो गलती होने के चांसेस कम होगा। तो एजेंडा 21 का मैसेज क्लियर था, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, यानी कि थिंक ग्लोबली और एक्ट लोकली। पूरे दुनिया के बारे में सोचिए और अपने बारे में काम कीजिए, यानी दुनिया के इन्वायरमेंट के बारे में सोचिए लेकिन एक्शन प्लान अपने लोकल लेवल से शुरू कीजिए। ठीक है, सोचिए दुनिया के बारे में, नो डाउट दुनिया आपका है, सोचिए, आप सोच सकते हैं, लेकिन घर से शुरुआत करो भाई। ठीक है, चोरी नहीं करने की सबसे पहला काम है कि घर से हम चोरी नहीं करेंगे। लोग चोरी करने सीखते कहां से, अपने घर से हैं। पहले घर में लोग चोरी करते हैं फिर बाहर जाके चोरी करते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी काम शुरुआत हम कहां से करेंगे, घर से करेंगे। तो पहले आप घर में शुरुआत करो और फिर दुनिया को बताओ कि ये चेंज करो।
तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, मैं आपको एक बार फिर से रिकैप करा दूं। हमने पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। हमने पढ़ा प्रॉब्लम्स ऑफ रिसोर्सेज डेवलपमेंट, प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात किया, प्रॉब्लम्स के बारे में बात किया, प्रॉब्लम्स ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, रिसोर्स प्रॉब्लम्स में क्या क्या बात किया, रिसोर्सेज का डिप्लीशन, रिसोर्सेज का डिप्लीशन, पोल्यूशन, फिर हमने इकोलॉजिकल क्राइसिस, इकोलॉजिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ठीक है, हमने एनसीईआरटी एक्टिविटी 1 पढ़ा, एनसीईआरटी का एक्टिविटी पढ़ा, एनसीईआरटी का हमने क्या पढ़ा, एक्टिविटी पढ़ा। हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा, हमने रियो डी जेनेरियो और समिट 1992 पढ़ा, और एजेंडा 21 पढ़ा, एजेंडा एजेंडा 21। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग करके आइएगा, जैसे कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मेंशन एनी 3 प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज, और भी सारी चीजें जो मैं आपको बताऊंगा। जाते जाते मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि प्रकृति हमें रिसोर्सेज देती है, नेचर हमें रिसोर्सेज देती है, लेकिन उन्हें संभाल कर रखना हमारी जिम्मेदारी है। नेचर से हमें रिसोर्सेज मिलता है और उन्हें संभाल कर रखना हमारी जिम्मेदारी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही फ्यूचर जनरेशन के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध दुनिया का रास्ता है। सिंपल, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही हमारे दुनिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है। दैट इज फॉर टुडे।